नमस्कार दोस्तों, कुलदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक। आज की क्लास का विषय है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनका आधुनिक भारत के संविधान और आधुनिक भारत के निर्माण में जो उनका योगदान रहा। आज की क्लास में हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो आधुनिक भारत के निर्माण में राजनीतिक क्षेत्र में जो योगदान दिया गया, उसके संदर्भ में संविधान निर्माण, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की वकालत, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के क्षेत्र में जो बात कही गई, अपने विचार प्रस्तुत किए गए, हिंदू कोड बिल, महिलाओं के मुद्दों पर उनके क्या विचार रहे और मजदूर समस्या से रिलेटेड उनके क्या विचार थे, इनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगले क्रम में हम उनके अर्थशास्त्र संबंधी विचार, आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने क्या विचार दिए, तो आरबीआई की स्थापना के संदर्भ में पहले वित्त आयोग, कृषि समस्या, बेरोजगारी, वित्तीय संघवाद, जल संसाधन, ये सभी हम बिंदु डिस्कस करेंगे। उसके बाद राष्ट्रवाद और अखंड भारत के जो एक निर्माता, किस प्रकार उन्होंने अखंड भारत के निर्माण की संकल्पना प्रस्तुत की, उस संबंध में हम देखेंगे कि किस प्रकार वो कश्मीर समस्या पर उनके क्या विचार रहे, भारत विभाजन पर उनके क्या विचार रहे, देश की खातिर खून की, जब वो बात करते हैं कि देश की स्वतंत्रता की खातिर अपनी खून की आखिरी बूंद तक कुर्बान करने की बात करते हैं, तो एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर उनके क्या विचार रहे वो हम डिस्कस करेंगे। और सबसे अंत में हमारा विषय रहेगा कि सामरिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जोड़कर उन्होंने किस प्रकार अपनी संकल्पनाएं प्रस्तुत की, नेहरू जी के साथ उनके क्या विचारगत मतभेद थे, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आगे बढ़ने क्रम में यही सब है कि उनके हम विचारों की वर्तमान में प्रासंगिकता देखेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलित सुधारक, संविधान निर्माता इत्यादि के तौर पर ही आमतौर पर जाना जाता है, लेकिन एक छवि उनकी समाज में, भारतीय समाज में जो कि गलत छवि है, वो है सवर्ण विरोधी की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उनके द्वारा वर्ण व्यवस्था की समाप्ति हेतु कार्य किया गया, मनुस्मृति को जलाया गया, सामाजिक विभाजन को अस्वीकार किया गया, इत्यादि इत्यादि। ये सभी हमने अभी उन्हीं के जो बिंदु डिस्कस किए, उन्हीं का एक संक्षिप्त रूप है। अब हम उनके जो विचार रहे, जो उन्होंने अपने विचार दिए अपने जीवन काल में, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में और सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में, उनको समझने के लिए हमको थोड़ा सा इतिहास को जानना पड़ेगा कि किस प्रकार वो इतिहास से प्रेरणा ले रहे हैं और भारत में जो समस्याएं हुई, जैसे कि वर्ण व्यवस्था, सामाजिक विभाजन, हम गुलाम हुए, उन सभी चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हड़प्पा सभ्यता से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता रही, भारत की क्या, पूरी दुनिया की ही सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है हड़प्पा सभ्यता, जो कि अपनी समकालीन सभ्यताओं, चाहे वो मेसोपोटामिया की रही हो, चाहे वो नील रिवर की रही हो अफ्रीका की, चाहे वो चीन की येलो रिवर सभ्यता रही हो, सभी समकालीन सभ्यताओं से पूरा का पूरा एक युग आगे की सभ्यता थी, बहुत अत्याधुनिक सभ्यता थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संक्षिप्त में जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की क्या विशेषता रही, सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषता रही। तो वहां पे हम देखते हैं कि एकीकृत राजनीतिक लोकतंत्रात्मक प्रणाली की दिखाई पड़ती है, एकीकृत आर्थिक प्रणाली दिखाई पड़ती है। जैसा कि हम आगे देखेंगे अभी कि किस प्रकार मन के बांट, मेजरमेंट सिस्टम, एक यूनिफाइड सिस्टम जान प्रतीत होता है। मात्र सत्तात्मक समाज की संकल्पना, मात्र सत्तात्मक समाज दिखाई पड़ता है हड़प्पा सभ्यता के दौरान, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी ही तादाद में मात्र जो मूर्तियां हैं उनकी वो बड़ी तादाद में पाई गई। शिवलिंग भी पाए गए, लिंग, छोटे छोटे मिट्टी के लिंग भी पाए गए पूजा के तौर पर। एक पशुपति की मुहर भी पाई गई, जिसको कि आदि शिव कहेंगे, जिसको कि आदि शिव कहा गया। वर्ग विभाजन पाया गया, वर्ग विभाजन को अभी हम डिस्कस करेंगे। वेल प्लान्ड सिटीज और उत्तम जल निकास प्रणाली, इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की ये विशेषताएं किस प्रकार परिलक्षित होती हैं। तो देखते हैं कि ये पशुपति, जिसकी हम तुलना शिव जी से करते हैं, आदि शिव, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, जानवर हैं आसपास उनके, ये मातृ मूर्ति। इसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा कालीन समाज मात्र सत्तात्मक था। वेल प्लान्ड सिटीज, ड्रेनेज सिस्टम, ये आज खुदाई के दौरान, आज के युग में हम देखते हैं खुदाई के दौरान उस समय का जो उत्तम
वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था वो दिखाई पड़ता है। ये देख सकते हैं अपन हड़प्पा काल का एक जल कुंड। आज के दौर में, आज की वर्तमान, ये वेल प्लान्ड सिटीज, मतलब शहर कई भागों में, 2 से 3 भागों में विभाजित होता था, उच्च जिसमें कि आधार पर जो हम डिवीजन ऑफ लेबर समझेंगे कि वर्ग विभाजन था हड़प्पा सभ्यता के दौरान, उसका आधार था कि उच्च वर्ग के लोग ऊंचे स्थान पर, और पूरा वेल प्लान्ड, एकदम पूरा किले से घिरे हुई दीवार है। आज के हम दौर से तुलना करें तो आज के दौर में हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, और हम आज भी अपने देश में इस टाइप की स्मार्ट सिटीज स्थापित करने में काफी कठिनाई हो रही है। और जबकि आज से हजारों सालों पहले भारतीय सभ्यता में, भारतीय इतिहास में हम सिंधु घाटी सभ्यता को पाते हैं कि वो अति उन्नत अवस्था में थी। ये आप देख सकते हैं ईंटों के, उस समय की ईंटें अगर देखते हैं तो ईंटों के एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर और एकदम एकीकृत पैमाने, मतलब एक ईंट उस पैमाने की है तो दूसरी ईंट भी उसी पैमाने की, एकदम इतना हम जान पाते हैं कि एकदम एकीकृत व्यवस्था थी, पैमानों में एकीकरण था। ये एक मुहर है जो हड़प्पा काल में पाई गई, जिस पर एक सींग वाला गेंडा, उसमें काफी पवित्र जानवर उनका माना जाता था। और ये जो लिपि है, जो हड़प्पा काल सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान की लिपि है, इसको भाव चित्रात्मक, ये थोड़ी जानकारी जान लेते हैं, ये उनकी और मोहरें हैं। अब हम आते हैं अपने मूल बिंदु पर। हमने देखा कि हड़प्पा काल सिंधु घाटी सभ्यता का जो दौर था वो क्यों आगे थे, तो उसमें हम पाते हैं कि एकीकृत लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली थी, जिसके कारण एक यूनिफाइड सिस्टम था, मार्केट, एकीकृत आर्थिक प्रणाली थी, एक ही प्रकार के मानकों का प्रयोग किया जाता था, मात्र सत्तात्मक हमने देखा, समाज मात्र सत्तात्मक था। वर्ग विभाजन को समझें, इसको अभी हम वर्ण व्यवस्था से तुलना करने के दौरान समझेंगे। आप यहां समझ लीजिए कि वर्ग विभाजन है मतलब उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, ये सभी वर्ग हैं। वर्ण व्यवस्था अभी नहीं है, अभी वर्ण व्यवस्था नहीं है। वेल प्लान्ड सिटीज हैं, हमने देखा किस प्रकार वेल प्लान्ड सिटीज रहीं, और उत्तम जल निकास प्रणाली, ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं थीं। अब हम आते हैं वैदिक काल में। वैदिक काल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। मतलब उत्तर वैदिक काल का एक बाद का युग, बाद का नहीं, उत्तर वैदिक काल का जो एडवांस, ये प्रारंभिक है, ये एडवांस एज है। तो जो अर्ली एज है 1500 से 1100 BC तक, उसमें हम पाते हैं कि सप्त सिंधु क्षेत्र में वैदिक सभ्यता स्थापित होती है। अब हम आते हैं दूसरे उत्तर वैदिक काल में, लेट वैदिक पीरियड 1100 से 500। इसमें हम क्या पाते हैं कि वर्ण व्यवस्था नाम से एक सामाजिक संरचना की उत्पत्ति होती है। बहुत सारी चीजें नहीं, लेकिन वर्ण व्यवस्था, चूंकि अम्बेडकर जी के द्वारा इसकी भर्त्सना की गई, इसकी आलोचना की गई, तो वर्ण व्यवस्था का उदय हम देखते हैं कि वैदिक काल के, उत्तर वैदिक काल में हमको देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ग विभाजन और वर्ण व्यवस्था, वर्ग विभाजन बोले तो डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। ये ओपन सिस्टम है, मतलब उच्च वर्ग वाला निम्न वर्ग में शादियां ब्याह कर सकता है, उच्च वर्ग वाला गलत नीतियां अपनाएगा, गरीब हो जाएगा तो निम्न वर्ग का हो जाएगा, निम्न वर्ग वाला भी मेहनत करके उच्च वर्ग का बन सकता है। ये वर्ग विभाजन अर्थात वर्ग की संरचना, ये ओपन सिस्टम है। अब जो हमने हड़प्पा सभ्यता की विशेषता देखी थी वो था डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर को संक्षेप में जान लेते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर, जैसा कि नाम से आप देख पा रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर बोले तो स्पेशलाइजेशन, मतलब एक लेबर एक ही कार्य में स्पेशलाइज होगा। वर्तमान में हम देखते हैं कि जो अमेरिका है उसमें वो स्पेशलाइजेशन के दौर में काफी एडवांस स्टेज में है। वहां पे स्पेशलाइज्ड लोगों की बड़ी तादाद में बहुसंख्या है, जो कि उसकी उन्नत आर्थिक व्यवस्था की कारण है। इतिहास में हम भी सोने की चिड़िया थे। हड़प्पा युग के दौरान, हड़प्पा काल के दौरान हमारे यहाँ भी डिवीजन ऑफ लेबर एकदम बहुत एडवांस स्टेज में था, स्पेशलाइज्ड लोग थे हमारे पास। ये डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब कार्य का विभाजन जन्म आधारित नहीं है। जो वर्ग में विभाजन है हड़प्पा युग के दौरान है वो जन्म आधारित नहीं है, ये वर्ग विभाजन है, मतलब लोगों के कार्यों के आधार पर, लोगों के गुणों के आधार पर। अब आते हैं वर्ण व्यवस्था के संबंध में
कि वर्ण व्यवस्था के संबंध में किस प्रकार वर्ग विभाजन वर्ण व्यवस्था से अलग है। हमने देखा वर्ग विभाजन में उच्च वर्ग, निम्न, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। अब वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं। जैसा कि हमने जाना उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नाम से एक सामाजिक संस्था की स्थापना होती है। वर्ण व्यवस्था बोले तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्गों की कल्पना की गई: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। संक्षेप में जानते हैं। ब्राह्मण का कार्य ज्ञान अर्जन, क्षत्रिय कार्य यश का अर्जन, यश अर्थात देश की रक्षा करना, युद्ध वगैरह करना। वैश्य का कार्य व्यापार अर्थात ज्ञान, यश, धन अर्जन और शूद्र कार्य सेवा। अब वर्ण व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी हम देखते हैं तो पाते हैं, वर्ण व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसने कंपटीशन को खत्म कर दिया। ब्राह्मण का कार्य ज्ञान अर्जन, इसका मतलब उसका नीचे के 3 वर्गों से कंपटीशन नहीं रहा। क्षत्रिय का कार्य यश अर्जन, देश की रक्षा, सुरक्षा, लड़ाई का कार्य, मतलब नीचे के 2 वर्गों का क्षत्रिय से कंपटीशन खत्म हो गया। वैश्य का धन अर्जन, इसका मतलब उसका शूद्र से कंपटीशन खत्म हो गया। और शूद्र का कार्य सेवा। इसके कारण क्या होता है कि विशेषज्ञ बताते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, विशेषज्ञों के द्वारा यह राय दी गई कि कंपटीशन खत्म हुआ। वर्ण व्यवस्था के कारण समाज में, भारतीय समाज में कंपटीशन अर्थात प्रतियोगिता, जो कि एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए अति आवश्यक है, उसका ह्रास हुआ। प्रतियोगिता, कंपटीशन में घटोत्तरी देखी गई। इसके कारण क्या हुआ? इनोवेशन और व्यक्तिगत पहलों में कमी आती है। कालांतर में हम देखेंगे किस प्रकार इसी वर्ण व्यवस्था के कारण भारत में सामाजिक उदासीनता फैली, जिसने सामाजिक विभाजन को बढ़ाया और हम अंततः विदेशी शासकों के गुलाम हुए। ये बात के बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने वर्ण व्यवस्था को जाना, वर्ण व्यवस्था किस प्रकार वर्ग विभाजन से अलग है, इस चीज को जाना। अब हम आते हैं जनपद युग। गौतम बुद्ध, महावीर का युग, चंद्रगुप्त मौर्य का युग और गुप्त साम्राज्य का युग, इस युग पर आते हैं। इस युग को हम देखते हैं तो मौर्यन युग, जो मौर्यों का युग था, तो 250 बीसी में उसमें इनका पाया जाता है। अब मौर्यों के युग से के समय में ही हम देखते हैं कि जनपद पाए जाते हैं। जनपद की क्या विशेषता थी कि लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाते थे। गणराज्य थे, लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाते थे। उसमें हम क्या देखते हैं? लोकतांत्रिक प्रणाली थी एक तरफ, और दूसरा तब क्या है कि जो बुद्ध थे वो महावीर थे। बुद्ध और महावीर जो कि वर्ण से क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने ज्ञान अर्जन का रास्ता अपनाया, अपने वर्ण के काम को छोड़ के ब्राह्मणों के काम को अपनाया। और अपनाया भी कैसा कि बुद्ध को देखें तो वो उनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। मतलब इतना उनके द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए गए, उसने दुनिया का इतना मार्गदर्शन किया कि इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। महावीर के द्वारा भी इसी प्रकार का कार्य किए गए, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य इत्यादि उनके द्वारा विचार दिए गए। और उसके कारण क्या हुआ? बुद्ध और जैन धर्म के जो सत्य और अहिंसा के विचार थे, उसके कारण समाज में, भारतीय इतिहास में संघर्ष में कमी आई। 2 राजाओं के बीच भी संघर्ष में घटोत्तरी हुई। जब संघर्ष में घटोत्तरी हुई तो आर्थिक उन्नति हुई, व्यापार बढ़ा, क्योंकि राजा अब आपस में लड़ नहीं रहे थे। किस कारण? अहिंसा के मार्ग के कारण। यही हम पाते हैं कि जनपद युग के दौरान वर्ण व्यवस्था का ह्रास हुआ। देख रहे हैं हम, वर्ण व्यवस्था का ह्रास हो रहा है। आर्थिक उन्नति हुई, सामाजिक उन्नति हुई, विदेशी आक्रमणों से रक्षा। मौर्यों ने यूरोपीय आक्रमणों को ध्वस्त किया। अभी हम देखेंगे कि गुप्तों ने भी हुणों के आक्रमण को ध्वस्त किया और एक अखंड भारत का निर्माण कौटिल्य जी के द्वारा, इसी समय आचार्य कौटिल्य के मार्गदर्शन में हम पाते हैं कि चंद्रगुप्त पहली बार अखंड भारत का निर्माण करते हैं। मौर्यों के द्वारा अखंड भारत का निर्माण किया जाता है। पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वर्तमान में कितना बड़ा अखंड भारत, एक भारतवर्ष नाम का उदय इसी समय हुआ। कौटिल्य जी के द्वारा चंद्रगुप्त का मार्गदर्शन किया गया। उसके बाद अशोक के द्वारा भी अपने साम्राज्य को, देश के साम्राज्य को फैलाया गया। और ये जो साम्राज्य फैलाया वो भारत की भौगोलिक सीमाओं से भी परे था, क्योंकि अशोक के द्वारा शांति की नीति अपनाई गई। और हम पाते हैं कि श्रीलंका, म्यांमार,
कंबोडिया, चीन, सब जगह बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। बौद्ध धर्म कहें या फिर कहें कि भारतीय विचारों का प्रचार हुआ। गुप्तों के समय में भी हम देखते हैं तो गुप्तों के समय जो व्यापार था, इसी संबंध में हम गुप्तों के युग को भी देखें, इसी संबंध में अगर हम गुप्तों के युग को भी देखते हैं तो हम पाते हैं, इसी संबंध में हम गुप्तों के युग को भी देखते हैं तो पाते हैं कि गुप्त काल में भी सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नति हुई। अभी हमने देखा कि किस प्रकार बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव के कारण भारत में अहिंसा की स्थापना होती है, शासकों के बीच आपसी संघर्ष रुकते हैं, व्यापार में उन्नति होती है, सामाजिक उन्नति होती है, और सामाजिक उन्नति का चरम गुप्त काल में पहुंचता है, व्यापार का चरम गुप्त काल में पहुंचता है जब, और उसका प्रूफ हम देखें तो अगस्त मेंडिसन अपनी रिपोर्ट में क्या कहते हैं, ये इतिहासकार हैं, वो फर्स्ट सेंचुरी में बताते हैं कि दुनिया की जीडीपी का भारत 30% था। मतलब एक तरफ भारत की जीडीपी, दुनिया की जीडीपी का 30%, मतलब पूरी दुनिया अगर 100 रुपए पैदा कर रही है तो उसमें से 30 रुपए भारत के, इतना आर्थिक उन्नति थी। इसी कारण भारत को, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। कलात्मक उन्नति, सांस्कृतिक उन्नति, आर्थिक उन्नति चरम पर थी। ये हमने इतिहास में गुप्त काल और मौर्य काल को जाना। अब आते हैं इस्लामिक आक्रमण और सांस्कृतिक आपदा का दौर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी हमने डिस्कस किया शुरुआत में कि वर्ण व्यवस्था ने किस प्रकार कंपटीशन को खत्म किया, और 1000 ईस्वी की आते आते वर्ण व्यवस्था इतनी चरम पर थी कि उसने सामाजिक उदासीनता पैदा की। सामाजिक उदासीनता, अब आप कहेंगे सामाजिक उदासीनता कैसे पैदा हो गई? सामाजिक उदासीनता तो हमने वर्ण व्यवस्था के क्रम में देखा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अगर वर्तमान में जनसंख्या के आंकड़ों से देखें तो लगभग जो शूद्र हैं, लगभग 80%, देश की लगभग 80% आबादी, या फिर ज़्यादा हो सकता है या कम भी, लगभग 80% आबादी को कवर करते हैं। अब हम देखते हैं तो वर्ण व्यवस्था के कारण कंपटीशन घटा, प्रतियोगिता घटी। उसके कारण क्या हुआ कि जो नीचे का वर्ग था, शूद्र वर्ग, इसमें सामाजिक उदासीनता पैदा हो गई। लड़ने के अधिकार नहीं थे लोगों के पास, ज्ञान अर्जन के अधिकार नहीं थे, व्यापार करने के अधिकार नहीं थे। इस कारण क्या हुआ, सामाजिक उदासीनता पैदा होती चली गई। और साथ में ही क्या हो रहा था कि जो क्षत्रिय राजा थे, देश के जो राजा थे, वो आपस में ही संघर्ष हो रहा था। एक राजा, एक भारतीय राजा दूसरे भारतीय राजा का ही शोषण कर रहा था, दमन कर रहा था। ये इस्लामिक आक्रमण से पहले का दौर है। कुछ राजा अच्छे भी हुए, लेकिन ज्यादातर राजा आपस में ही संघर्षरत थे। इसका फायदा क्या हुआ? बाबर 1527 में खानवा के युद्ध के दौरान बाबर अपने सलाहकार से क्या कहता है कि जब बाबर लड़ रहा था तो राणा सांगा को हरा नहीं पा रहा था। बाबर अपने सलाहकार से पूछता है शाम के समय, रात के समय, कि बताओ हमको, ये भारतीय शासकों की तरफ ये बहुत सारे भट्टियां क्यों जल रही हैं? उनका सलाहकार बोलता है कि साहब, इन लोगों में आपसी खान पीन का रिश्ता नहीं है, ये लोग बटे हुए हैं। ये बाबरनामा में बाबर बताता है कि उसी समय बाबर ने सोच लिया कि अब तो वो शासक बनेगा, जो कि एक प्रकार से लुटेरा था, और वो शासक बना। हम देखते हैं किस प्रकार भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई, इत्यादि इत्यादि। इस्लामिक आक्रमण का दौर भारत के सांस्कृतिक आपदा का इसलिए कहेंगे क्योंकि इस समय भारत की जो संस्कृति में कुछ नकारात्मक बिंदु जुड़े, भारतीय संस्कृति का ह्रास हुआ, इत्यादि। अब आगे चलते हैं। उसके बाद आता है, इस्लामिक आक्रमणों के दौर के बाद आता है दौर अंग्रेजी दासता का, जो कि भारत के लिए एक आर्थिक आपदा साबित हुआ। अब आप कहेंगे आर्थिक आपदा कैसे साबित हुआ, अम्बेडकर जी से इसका क्या संबंध है? तो अम्बेडकर जी, जैसा कि हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया, कि सामाजिक विभाजन के सख्त खिलाफ रहे, वर्ण व्यवस्था के सख्त खिलाफ रहे, सामाजिक एकता स्थापित करने के उनके हमेशा विचार रहे। इसी संबंध में जो भारत की जो विदेशी शासन था, अंग्रेजी शासन, उस संबंध में वो अपनी किताब, अपने शोध एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें बताते हैं कि जो भारत का बजट था उस समय, ब्रिटिश इंडिया के दौरान जो भारत का बजट था उसको 40 से 45% ब्रिटेन अपने युद्धों में खर्च कर रहा था। एक इतिहासकार है उत्सव पटनायक, अंग्रेजों की लूट को देख रहे हैं हम। आर्थिक आपदा किस प्रकार है
तो जो उत्साह पटनायक है वो बताती हैं कि अंग्रेजों की इतनी आर्थिक लूट थी कि 45 ट्रिलियन की लूट की गई 1765 से 1938 तक। ये उन्होंने आंकड़ों के आधार पर साबित किया है कि 45 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं, 12 जीरो। आप इसकी लूट की इंटेंसिटी की कल्पना कर सकते हैं। भारत के भूतपूर्व विदेश मंत्री शशि थरूर जी ने भी यह साबित किया कि जब देश में अंग्रेजों का आक्रमण, अंग्रेजों के आने की शुरुआत हो रही थी, उस समय हमारी इकोनॉमी विश्व की इकोनॉमी का 23% थी। इतना हम देश की, दुनिया की इकोनॉमी में हम कंट्रीब्यूशन रखते थे, और जब अंग्रेज गए तो आर्थिक लूट के कारण ये मात्र 4% बचा। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको देखते हैं। तो जब भारत में अंग्रेज आए तो एक और तो जहां दुनिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, और भारत में क्या होता है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, भी औद्योगिकीकरण। क्यों होता है? उनकी गलत नीतियों के कारण। भारत से कच्चा माल, भारत से सस्ता कच्चा माल लिया उन्होंने, भरपूर धुआंधार, और जो वहां से मशीनों के द्वारा तैयार माल था उस पर टैक्स घटा दिए। भारत में उनकी मशीनों द्वारा तैयार माल इतना सस्ता था कि उसके कारण भारतीय उत्पादों की डिमांड घट गई, और भारत के जो शहरों में दस्तकारी उद्योग थे वो नष्ट हो गए। यही यूपीएससी का क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का क्या परिणाम हुए, भारत के उद्योग, दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए, जिसके कारण क्या हुआ, जो शहरों से लोग गांवों में प्रस्थान हुआ, कृषि का दबाव बढ़ा, कृषि पर लोगों का दबाव बढ़ा, कृषि पर लोगों का दबाव बढ़ा। उसी दौरान अंग्रेज क्या करते हैं, कृषि की वाणिज्यीकरण की नीति लेके आते हैं। मतलब खाद्यान्न से हटाकर, जो खाद्यान्न है उससे हटाकर नगदी, तंबाकू, नील इत्यादि की खेती को प्रोत्साहित करते हैं, जबरदस्ती थोपते हैं। इसके कारण क्या हुआ, कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, खाद्यान्न की कमी होती है। इससे क्या हुआ, भारत की कृषि व्यवस्था बर्बाद हो गई। हम आर्थिक उन्नति थी वो सब बर्बाद हो गई, कृषि भी बर्बाद हो गई, शहर तो बर्बाद हो गई, कृषि भी बर्बाद हो गई। इसके कारण क्या हुआ, भयंकर बेरोजगारी और भुखमरी। भुखमरी 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 को बताते हुए जो अंग्रेजी ही लेखक रहा, उसका मैं उदाहरण देता हूं, किसी भारतीय नहीं, अंग्रेजी लेखक था एक विलियम डिग्वी नाम का अंग्रेजी लेखक ही बताता है, खुद बता रहा है कि 1854 से लेकर 1901 तक भारत की जो ब्रिटेन की गलत नीतियों के कारण भारत में अकाल के कारण, भुखमरी के कारण 2.8 करोड़ लोग मारे गए। 2.8 करोड़ उस समय, और आज भी कईयों देशों की इतनी जनसंख्या नहीं होती जितना 1854 से लेकर 1901 तक अकाल के कारण लोग मारे गए। एक और अकाल आया 1943 में बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, उसमें 30 लाख लोग मारे गए। अगर दुश्मनी की बात ही करें, कुछ लोग बात करते हैं दुश्मनी की, तो हम पाते हैं कि असली लूट तो अंग्रेजों के द्वारा की गई, असली दुश्मन तो अंग्रेज हैं। शशि थरूर जो द्वारा भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस चीज को कहा गया कि जो अंग्रेजी शासन, जो ब्रिटेन आज उन्नत अवस्था में, उसका कारण भारत की लूट है। आपने देखा किस प्रकार, और विलियम डिग्वी को भी हमने देखा। अगर संपूर्ण तौर पर देख लें तो ब्रिटेन के कारण लगभग 3 करोड़ से ज्यादा ही लोग, भारतीय लोग मारे गए, और 45 ट्रिलियन की लूट हुई। मुस्लिम शासक मरे, मुस्लिम शासकों ने भी गलत नीतियां अपनाई, लेकिन वो भारत की सरजमी में ही मिल गए। भारत के संदर्भ में कुछ लोगों के द्वारा ये वर्तमान में भी ज्वलंत बिंदु है कि इस्लामिक शासकों, एक और है इस्लामिक शासक और एक और है मुसलमान। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी भी बताते हैं मुसलमानों के संदर्भ में कि जो भारत के मुसलमान हैं उनमें लगभग बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की भारत के ही लोग कन्वर्ट हुए हैं। ये विवेकानंद जी बता रहे हैं। लेकिन वर्तमान में क्या ट्रेंड चल गया है कि भारत के मुसलमानों को इस्लामिक शासकों से जोड़कर देखा जाता है, जो कि सामाजिक विभाजन को बढ़ा रहा है, सामाजिक विभाजन को बढ़ा रहा है, साथ में ही धार्मिक विभाजन को भी बढ़ा रहा है, वो अल्पसंख्यकों के अधिकार असुरक्षित करता है। इसी संबंध में भारत के भूतपूर्व गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन द्वारा भी बताया गया कि अगर सामाजिक विभाजन बढ़ता है, अल्पसंख्यकों के अधिकार खतरे में आते हैं, तो इसको नुकसान देश को ही होता है। उन्होंने श्रीलंका का उदाहरण देके बताया। भारत के अंदर एक गलत प्रथा, गलत ट्रेंड सा चल गया है कि भारतीय मुसलमानों को इस्लामिक शासकों से जोड़कर देखा जाता है, आतंकवादियों से जोड़कर देखा जाता है, जो कि बहुत गलत है।
भारतीय शासकों ने, भारतीय मुसलमानों ने कभी भी, ज्यादातर मुसलमानों ने विभाजन को स्वीकार नहीं किया था। ये ऑन रिकॉर्ड है। बहुत बहुत जिन्ना को ही छोड़ दें और जिन्ना के कुछ सहयोगियों को ही छोड़ दें तो ज्यादातर मुसलमान नेताओं ने भारत विभाजन का समर्थन नहीं किया था। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं, जो हमने डिस्कस किया उसको सिनॉप्सिस तरीके से तुरंत समझते हैं कि अंबेडकर इस चीज को किस प्रकार ले रहे हैं। तो हमने देखा कि हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान एकीकृत लोकतांत्रिक प्रणाली थी, एकीकृत आर्थिक प्रणाली थी, मर्द सत्तात्मक समाज था, वर्ग विभाजन था, वर्ण विभाजन नहीं था, वर्ग विभाजन था, वेल प्लान्ड सिटीज थी, जल निकास प्रणाली थी। फिर जनपद युग के दौरान हम पाते हैं कि वर्ण व्यवस्था का जब जब ह्रास हुआ तब तब आर्थिक उन्नति हुई, सामाजिक उन्नति हुई, विदेशी आक्रमणों से रक्षा हुई और एक अखंड भारत का निर्माण होता है जब जब वर्ण व्यवस्था का ह्रास होता है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता है, लोगों को लड़ने का मौका मिलता है, देश के लिए ज्ञान अर्जन का मौका मिलता है। उसके बाद इस्लामिक लूट का दौर, उसमें हम पाते हैं कि जब आपसी फूट होती है, सामाजिक विभाजन होते हैं, तब तब विदेशी लोग हम पर हावी होते हैं। फिर हमने अंग्रेजों की आर्थिक लूट के दौरान देखा कि किस प्रकार उन्होंने भारत का डिइंडस्ट्रियलाइजेशन किया, जिसके कारण कृषि व्यवस्था चरमरा गई और भयंकर बेरोजगारी इत्यादि आ गई। अब हम अंबेडकर जी पर आते हैं। अंबेडकर जी इसको किस प्रकार ले रहे हैं। एक पुरानी कहावत है कि जो खुद गलती करता है और सीखता है वो बेवकूफ होता है, और जो दूसरों की गलतियों से सीखता है वो समझदार होता है। यही अंबेडकर जी समझदार साबित होते हैं कि उन्होंने इतिहास की गलतियों से सीखा और इतिहास की अच्छाइयों से सीखा कि किस प्रकार हम उन्नत थे, किन कारणों से उन्नत थे, और किस कारण हम गुलाम हुए, किन कारणों से गुलाम हुए। इसी संबंध में उन्होंने संविधानवाद को अपनाया, क्योंकि इतिहास में हम देखते हैं कि जब जब एकीकृत पॉलिटिकल सिस्टम होगा, एकीकृत नियम होंगे, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, तब तब देश उन्नत होगा। संघीय लोकतांत्रिक प्रणाली का समर्थन कर रहे हैं। वो अपनी किताब द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी एंड इट्स ओरिजिन में आरबीआई की स्थापना, जो कि आरबीआई की स्थापना का प्रेरणा सूत्र बनी, अभी हम देखेंगे, एकीकृत बाजार व्यवस्था, फाइनेंशियल कमीशन ऑफ इंडिया, वित्तीय आयोग की स्थापना करते हैं, वाटर कमीशन ऑफ इंडिया, जैसा कि हम हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं और जानते भी हैं कि किसी भी आधुनिक राष्ट्र की और किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है कृषि और जल की, जल निकास प्रणाली, सिटीज किस तरीके से प्लान है, उद्योगों को पानी की उपलब्धता, जल उपलब्धता, इलेक्ट्रिसिटी की उपलब्धता किस प्रकार सुनिश्चित की जा रही है। ये एक आधुनिक अर्थव्यवस्था की निशानी है। इसी संबंध में उनके द्वारा तमाम नदी घाटियों परियोजनाओं की शुरुआत की गई। अब आते हैं राजनीति समाज के संदर्भ में, तो हम पाते हैं कि 14, 15, 16 आर्टिकल 14, 15, 16 समानता, स्वतंत्रता आदि की वकालत करते हैं। आर्टिकल 23 शोषण के खिलाफत की बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने इतिहास से देखा कि जब जब शोषण बढ़ेगा, एक शासक दूसरे शासक का शोषण करेगा, एक नागरिक दूसरे नागरिक का शोषण करेगा, देश गर्त में जाएगा। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 29, 30 और 350 का माइनॉरिटी से संबंधित अधिकार, आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने किस प्रकार जो इस्लामिक दौर रहा उसको अपनी किताब पाकिस्तान ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया में एक फाउंडेशन, उनके विचारों का आधार बना, जो इस्लामिक दौर का जो दास्ता का युग था। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, वो अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हैं। और कृषि का सामूहिकरण, कृषि जो बर्बाद हो गई थी उसका सॉल्यूशन के तौर पर कृषियों का सामूहिकरण और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण की वो बात करते हैं। अब हम उनके इन्हीं सभी विचारों को एक एक करके डिटेल से देखते हैं कि किस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपना योगदान दे रहे हैं, अपने विचारों का योगदान दे रहे हैं। अम्बेडकर साहब यही बाबा साहब अम्बेडकर बनते हैं। उनका इन जो ये समस्याएं थी प्राचीन भारत की, उन सभी का समाधान, भारत की वर्तमान समस्याओं का समाधान के लिए वो पढ़ने गए, विदेश में पढ़े, और पढ़े तो ऐसा पढ़े कि उनका कोई सानी नहीं हुआ। आगे देखते हैं उनके योगदान को वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहले संविधान पर आते हैं। उनको संविधान निर्माता के तौर पर जाना जाता है। भारत की प्रस्तावना, भारत की प्रस्तावना को देखें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सबसे पहले हम भारत के लोगों से शुरुआत करते हैं। हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के लोग, भारत का संविधान भारत के लोगों के बीच एक समझौता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इतिहास में मत्स्य न्याय की संकल्पना थी, मतलब एक ताकतवर शासक छोटे शासक को खा जाएगा, एक ताकतवर इंसान कमजोर इंसान का शोषण करेगा। इसी के खिलाफ समझौते के सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। और हम पाते हैं कि समझौते का सिद्धांत क्या बोलता है कि समझौता, राज्य के नागरिकों के बीच समझौता है एक राज्य। इसी संबंध में
हम भारत के लोगों से पाते हैं कि जो भारत का संविधान है वो उसका स्रोत हम भारत के लोग हैं। इसी संबंध में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, हम पर किसी का नियंत्रण नहीं है, हम अपने निर्णय स्वयं लेंगे, स्वदेश स्वशासन है हमारे देश के अंदर। और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, न्याय के 3 विचार कि सामाजिक भी होना चाहिए न्याय, आर्थिक न्याय भी होना चाहिए और राजनीतिक न्याय भी। अब स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना, ताकि सामाजिक विभाजन घटे, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए एकता और अखंडता, बंधुता को बढ़ावा दिया। अभी हम डिस्कस करेंगे कि बंधुता, स्वतंत्रता, समानता में किस प्रकार संबंध है। उनके द्वारा जो उनको हम जैसे जानते हैं भारतीय संविधान, भारत का संविधान का पितामह कहा जाता है। इस संबंध में हम देखते हैं कि जो नागरिकों का शोषण है, नागरिकों की समानता की बात करते हैं, उस संबंध में आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। आर्टिकल 15 किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को हतोत्साहित करने की बात करते हैं। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि किसी को भी सार्वजनिक रोजगारों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 17 में हम क्या पाते हैं? आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत, जो कि भारतीय समाज की, भारतीय इतिहास की एक बुराई रही है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक स्पेशल योगदान है जो उनको काफी विशेष बनाता है। वो क्या है कि उनके द्वारा जो आर्टिकल 19A है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई, लेकिन मीडिया को डायरेक्ट उन्होंने मीडिया को डायरेक्ट, उनके द्वारा प्रेस को, मीडिया को इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि उनका मानना था कि जिस प्रकार व्यक्ति को स्वतंत्रता है, जितनी व्यक्ति को स्वतंत्रता है, जितना व्यक्ति संविधान से बधा हुआ है, उतना ही मीडिया। इस प्रकार उन्होंने देखा, उन्होंने जाना कि भविष्य में अगर हम मीडिया को ज्यादा स्वतंत्रता दे देंगे तो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा साबित हो सकता है। कोरोना काल में हमने देखा कि किस प्रकार विदेशी मीडिया के द्वारा भारत की नकारात्मक छवि को ही ज्यादा प्रसारित किया गया। आप भी जानते हैं कोरोना काल के दौरान हमने देखा, चाहे BBC न्यूज हो, चाहे कोई भी न्यूज हो, विदेशी चैनल, सभी ने भारत की नकारात्मक छवि को ही प्रसारित किया। यही अंबेडकर जी की दूरदर्शिता साबित हो रही है कि वो 19A में फ्रीडम ऑफ प्रेस को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, गौड़ रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये पश्चिमी देश, प्रभुत्वशाली देश आने वाले समय में भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। इसी संबंध में उनका ये विचार बड़ा दूरगामी जान प्रतीत होता है। अब आते हैं जो आर्टिकल 23 है, शोषण के खिलाफ, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बाउंडेड लेबर, शोषण नहीं किया जा सकेगा किसी का भी, क्योंकि जब जब शोषण होता है सामाजिक विभाजन बढ़ता है, गरीबी बढ़ती है, असमानता बढ़ती है, सोशल डिवाइड बढ़ता है। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, और माइनॉरिटीज की काफी ब्रॉड संकल्पना प्रस्तुत करते हैं, काफी मैक्रो लेवल पर। हम पाते हैं कि वर्तमान में माइनॉरिटीज के नाम पे धार्मिक माइनॉरिटी समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। अंबेडकर जी क्या कहते हैं कि हर वो समुदाय, हर वो कम्युनिटी माइनॉरिटी है जो विकास की दौड़ में पिछड़ रहा है, जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, हर वो माइनॉरिटी है। इसी संबंध में वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को भी माइनॉरिटी मानने का बात करते हैं कि इनको भी माइनॉरिटी माना जाना चाहिए। अपनी जो वर्तमान में जो कहें कि बहुत ही संकीर्ण संकल्पना है कि धार्मिक आधार पर ही माइनॉरिटी होना चाहिए, जो कि उसकी वो भर्त्सना करते हैं, आलोचना करते हैं। आर्टिकल 29, 30 और 350 का, इन तीनों माइनॉरिटी से संबंधित हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं आर्टिकल 350 का भारत के माइनॉरिटीज को, प्रत्येक माइनॉरिटी के नागरिक को अपनी प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में करने की बात करता है। आपने मेरे वीडियो दुनिया का सबसे बड़ा देश, दोगला देश, दुनिया का सबसे बड़ा दोगला देश तुर्की, उस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार तुर्की के द्वारा अपने ही देश में कुर्दिश भाषा बोलने पर पाबंदी लगाई जाती है, जेल में डाल दिया जाता है। ऐसा ही हाल चीन का है। और भारत में क्या है कि 350 से भारत का संविधान गारंटी दे रहा है, और है भी। जैसा कि हम देखते हैं कि भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को अधिसूचित किया गया है, 22 भाषाएं, जैसे कि कश्मीर की डोंगरी। मतलब मातृभाषा, लोगों की मातृभाषा को प्रोत्साहित करता है हमारा भारत का संविधान, लोगों के अधिकारों को प्रोत्साहित करता है। अब आते हैं जो मूल, जो एसेंस है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के ऊपर जो एसेंस है उसको डिस्कस करते हैं।
तो वो क्या कह रहे हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्थापित हो जाना काफी नहीं है जब तक सोशल डेमोक्रेसी स्थापित नहीं हो जाती। भले ही हम ऊपर से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्थापित कर दें, लेकिन जब तक समाज उस डेमोक्रेसी के मूल्यों को नहीं समझेगा, कोई फायदा नहीं है उस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का। उन्होंने जो लैंगिक समानता और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना, लैंगिक समानता हम भारत के इतिहास में देखते हैं और भारत के समकालीन आजादी के बाद के दौर को भी देखते हैं, तो हम पाते हैं कि लैंगिक असमानता काफी बढ़ चुकी थी। हड़प्पा सभ्यता के दौरान महिलाओं को मात्र सत्तात्मक समझ था, महिलाओं को अधिकार थे। वैदिक काल में भी हम देखते हैं कि अपाला, लोकमुद्रा जैसी विदुषी महिलाएं थीं। जनपद युग के दौरान हम देखते हैं कि बौद्ध और जैन धर्मों के जो संघ थे उसमें महिलाओं को एंट्री दी गई। और कालांतर में हम पाते हैं कि जो इस्लामिक आक्रमण के बाद जो अंग्रेजों का दौर था उसमें लैंगिक असमानता काफी बढ़ रही थी। इस हेतु, इस समस्या के समाधान हेतु वो क्या करते हैं, लैंगिक असमानता और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए वो क्या विचार प्रस्तुत करते हैं। तो महिलाओं के संबंध में वो कहते हैं कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी और नेशन बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन अचीव्ड। हर देश की लगभग 50% आबादी महिलाओं की होती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है कि अगर किसी देश की प्रोग्रेस को जानना है तो इन 50% आबादी महिलाओं को प्रोग्रेस को देखिए। अगर ये उन्नत होंगी तो पूरा देश उन्नत होगा। अमेरिका को हम देखते हैं तो अमेरिका की आबादी लगभग 35 करोड़ से ज्यादा की है, थोड़ी बहुत ज्यादा, लगभग 35 करोड़ ही है, जबकि भारत की आबादी 121 करोड़। हम क्या पाते हैं कि हमारी जीडीपी अमेरिका की जीडीपी से काफी दूर है, पीछे है। क्यों? क्योंकि वहां महिला पुरुष दोनों योगदान देते हैं देश की इकोनॉमी में, देश के कंट्रीब्यूशन, देश के लिए सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में महिला पुरुष दोनों योगदान देते हैं। और भारत में हम पिछड़ रहे हैं। इसी चीज को हाईलाइट करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि अगर देश को प्रोग्रेस करना है तो महिलाओं को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अब महिलाएं काम करेंगी तो उनके लिए आराम भी आवश्यक है। और आराम के संदर्भ में मैटरनिटी लीव्स के बारे में क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ अ नेशन, मतलब कि जो मदर है, महिलाएं हैं, देश का हित इसमें है कि वो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको आराम दे, प्रॉपर आराम दे। क्योंकि ये गर्भवती महिला के गर्भ में बच्चा नहीं पल रहा होता, बच्चा वो देश का भविष्य होता है, देश का भविष्य होता है। अगर प्रॉपर आराम नहीं मिलेगा तो बच्चा कमजोर हो जाएगा, देश कमजोर होगा, देश का भविष्य कमजोर होगा। कितनी दूरदर्शी सोच। उस समय के समकालीन समय में हम देखते हैं कि महिलाओं को अधिकार नहीं थे और उस समय वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि पहले तो पढ़ने की शिक्षा के अधिकार की बात कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कीजिए, घरों से बाहर निकलिए, और जब निकलेंगे तो सेवा उनको सुविधा के तौर पर, उनको सुरक्षा के तौर पर वो क्या कर रहे हैं कि उनको पर्याप्त आराम भी मिलना चाहिए, और वर्तमान में दिया जा रहा है। 1942 में जब वो लेबर मिनिस्टर थे, 1942 के दौर में जब वो लेबर मिनिस्टर थे तो उनके द्वारा मैटरनिटी बेनिफिट बिल पारित करवाने की पूरी कोशिश की गई। 1942 के दौरान जब भारत विदेशी दासता के दौर में था, उस समय मैटरनिटी बेनिफिट बिल अर्थात महिलाओं को जो सुविधाएं मिलना चाहिए गर्भवती महिलाओं को, उसकी बात करते हैं। 24 फरवरी 1949 हिंदू कोड बिल लेके आते हैं। हिंदू कोड बिल उस समय का रेवोल्यूशनरी कदम था, लेकिन इसको हतोत्साहित किया गया। वर्तमान में हम देखते हैं कि जो हिंदू कोड बिल था उसको ही अप्लाई किया गया, और आज से 70-75 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर जिस कार्य को करते थे, ना चाहते हुए भी वही कार्य करना पड़े हैं। उनका द्वारा जो कार्य किए गए उनको हम देखते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, ये सभी उनका तमाम कानूनों के पारित कराने में उनका योगदान रहा। कुछ कानून पारित नहीं हो पाए, लेकिन उनके विचार आज भी जीवंत हैं कि किस प्रकार महिलाओं को अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि देश प्रोग्रेस कर सके, समाज प्रोग्रेस कर सके। एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महिलाओं का स्वस्थ होना और शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं आर्थिक क्षेत्र पर। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया 1951 में हम जैसा कि जानते हैं कि उनके द्वारा फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। उससे पहले देखें तो जब वो छात्र थे, विदेश में छात्र थे, तो उनके द्वारा एक शोध पत्र एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो शोध पत्र जारी करते हैं, और उसमें क्या बताते हैं कि जो
ब्रिटिश शासन है वो मिलिट्री पर भारत का 45 से लेकर 65% बजट खर्च कर रहा है। मतलब लड़ युद्ध रहा है ब्रिटेन और भारत के पैसों से लड़ रहा है। हमने शुरुआत में देखा था कि शशि थरूर जी किस प्रकार बता रहे हैं कि अंग्रेजों के आगमन के पूर्व हमारे देश की इकोनॉमी दुनिया में 23% कंट्रीब्यूट करती थी और जब अंग्रेज गए तो मात्र 3% 4% बचा। वो इसी कारण बचा क्योंकि हमारी आर्थिक लूट हुई, हमारे पैसे से युद्ध लड़े गए। और पूरे जो अंग्रेजों का फिस्कल सिस्टम था उसकी कंडेम करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं और उस समय उसमें बताते हैं वो कि किस प्रकार जो कर्ज थे, मतलब भारत पर कर्ज थोप दिए गए अंग्रेजों के द्वारा। जो अंग्रेज कर्ज ले रहे थे और उनको अपने हितों के लिए पूरा कर रहे थे, उनको भारत पर थोप दिया गया। जो एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया उनका शोध पत्र रहा, उसमें वो फेडरल फाइनेंस का जिक्र करते हैं। फेडरल फाइनेंस बोले तो वित्तीय संघवाद, उनके द्वारा फेडरल फाइनेंस की संकल्पना प्रस्तुत की गई। वित्तीय संघवाद बोले तो कि एक राज्य और केंद्र के बीच करों का किस प्रकार बंटवारा होना चाहिए ताकि मितव्ययी खर्चों को बढ़ावा दिया सके, उत्पादकता को बढ़ावा दिया सके। उनके द्वारा हम देखते हैं कि जो किताब लिखी गई द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी एंड इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन 1923 में, उनकी ये किताब हिल्टन यंग कमीशन के आगे आरबीआई की स्थापना का प्रेरणा स्रोत बनती है। आरबीआई की स्थापना का मतलब उनकी लिखी हुई किताब में जो रुपए की समस्या थी उसको इतनी अच्छे से डिस्कस किया गया कि वो जो अंग्रेजों का हिल्टन यंग कमीशन था, उसको रॉयल कमीशन भी कहते हैं, उसका प्रेरणा स्रोत बनी। हिल्टन यंग कमीशन को हम जानते हैं कि आरबीआई की स्थापना की गई, तो वो उसकी प्रेरणा स्रोत बन रही है उनकी ये किताब। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का देखा था और अब आरबीआई की स्थापना हो रही है। कितने दूरदर्शी और कितने एडवांस लेवल के विचार थे उनके द्वारा। जो तत्कालीन समय में जो किताब लिखी गई द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी एंड इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, वो मुद्रा की समस्या का समाधान बनी। एक बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री रहे जे.एम. कीन्स। इनके द्वारा उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में क्या विचार दिए गए, वो था गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड सिस्टम। वो क्या कहते हैं कि भारत के संदर्भ में गोल्ड एक्सचेंज सिस्टम ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि इसके अंदर क्या किया जाता है कि धातु की मुद्रा नहीं, इसमें केवल करेंसी नोट जारी किए जाते हैं। केवल करेंसी नोट। बाबा साहब अम्बेडकर इस चीज की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि यह व्यवस्था भारत के संदर्भ के लिए भारत की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। भारत को गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम अपनाना चाहिए। बोले तो कि करेंसी नोट भी होंगे और उनकी पूरकता का संबंध होगा धातु की मुद्रा के साथ, अर्थात सोने के सिक्के वगैरह के साथ। उस समय की अर्थव्यवस्था के लिए वो ये विचार सुझाते हैं और तमाम कारण दिए। ये सभी हमने उनके भारत की अर्थव्यवस्था, भारत में मुद्रा की समस्या से संबंधित विचारों को जाना कि किस प्रकार वो विदेशी जो फेमस अर्थशास्त्री रहे उनसे टक्कर ले रहे हैं और भारत के लिए एक उपयुक्त अर्थव्यवस्था की संकल्पना प्रस्तुत कर रहे हैं। अब आते हैं उनका जो योगदान रहा एक आधुनिक राष्ट्र के निर्माण में। आधुनिक, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पानी किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था और राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। किस प्रकार हम उद्योगों के लिए पानी की सुलभता कराते हैं। पानी अर्थात विद्युत, पानी के बाद विद्युत सबसे उपयोगी अर्थात इलेक्ट्रिसिटी बड़ा उपयोगी होता है उद्योगों के निर्माण के लिए, औद्योगिक अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए। पानी और विद्युत, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वो क्या करते हैं कि सेंट्रल वाटर कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना करते हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन ऑफ इंडिया जो कि पूरे देश में जल प्रणाली की संकल्पना, जो जल प्रणाली की देखरेख करता है। इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, विद्युत की उपलब्धता, इलेक्ट्रिसिटी, उद्योगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इस हेतु रिवर वैली प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, चाहे वो दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट हो, चाहे सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट हो। मतलब उन्होंने उद्योगों की रीढ़ कहें कि एक ओर है पानी और दूसरी ओर है विद्युत। इसकी पूर्ति हेतु, इस समस्याओं के समाधान हेतु उन्होंने सेंट्रल वाटर कमीशन ऑफ इंडिया और तमाम नदी घाटी प्रोजेक्ट शुरू किए गए। अब नदी घाटी प्रोजेक्ट्स होंगे
तो विवाद भी होंगे राज्यों के बीच में। इस हेतु जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 और रिवर बोर्ड एक्ट 1956, इनमें भी योगदान दिया गया। मतलब कितनी दूरदर्शी सोच हो रही बाबा साहब अम्बेडकर की कि वो जल की समस्या का समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या के समाधान हेतु रबर वैली प्रोजेक्ट्स की शुरुआत कर रहे हैं, और जो विवाद होंगे राज्यों के बीच, कानूनी विवाद होंगे, उनके समाधान हेतु इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 इत्यादि में अपना योगदान दे रहे हैं। अब आते हैं आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब मजदूर, लेबर के क्षेत्र में उन्होंने चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, और चाहे आर्थिक, मजदूर तीनों क्षेत्रों में योगदान रखता है। जब वो काम कर रहा होता है तो आर्थिक क्षेत्र में योगदान देता है, काम करके बाहर जाता है तो सामाजिक प्राणी बन जाता है, और जब उसको अधिकारों का हनन होता है तो उसको राजनीतिक व्यवस्था से संबंध किया जाता है। अब इन्हीं संबंध में डॉक्टर अम्बेडकर क्या कह रहे हैं? सबसे पहले जो लेबर समस्या थी उसके समाधान के लिए 1937 में एक कानून पारित किया गया अंग्रेजों के द्वारा, औद्योगिक विवाद विधेयक एक्ट 1937। इसमें क्या विवाद था? ये क्या कर रहा था? श्रमिकों की हड़ताल के अधिकार को खत्म कर रहा था, राइट टू स्ट्राइक का हरण कर रहा था, शोषण कर रहा था, मतलब मजदूरों से राइट टू स्ट्राइक का अधिकार छीन रहा था। बाबा साहब अम्बेडकर इस कानून का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनके हड़ताल के अधिकार को छीन रहा था। एक श्रमिक के रूप में उन्होंने काम की उचित स्थिति, वो क्या कहते हैं कि केवल फेयर कंडीशन ऑफ लाइफ, वो क्या कहते हैं, फेयर कंडीशन ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए, फेयर कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ लेबर भी होना चाहिए। मतलब केवल कार्यस्थल की उचित दशाएं से काम नहीं चलेगा, कार्यस्थल के बाहर भी उसके जीवन की उचित दशाएं होना चाहिए। ये सभी कितने बृहद तरीके से उन्होंने इन सभी समस्याओं को एड्रेस किया। अब कृषि समस्या, चूंकि हम जानते हैं कि अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण भारत में कृषि का विनाश हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, शहरी उद्योग धंधे नष्ट हो गए। अब जो उसके कारण जो कृषि अर्थव्यवस्था चरमरा गई, तो उन्होंने कृषि की अर्थव्यवस्था के समाधान के तौर पर उनके द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए। जैसे कि उन्होंने उनके द्वारा जो कुछ विचार भी प्रस्तुत किए गए, जैसे जो स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज 1918 में विचार प्रस्तुत किए गए। अब वो क्या कर रहे हैं कि जो छोटी छोटी समस्या थी, बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि भारत में संयुक्त परिवार की प्रथा है, और जब संयुक्त परिवार बढ़ता है तो कृषि भूमि का फ्रेगमेंटेशन होता है। तो इससे क्या है, छोटी जोतों की समस्या पैदा होती है, क्योंकि परिवार बढ़ेंगे, जमीनों में बंटवारे होंगे, तो छोटी जोतों की समस्या सामने आती है। अब जब छोटी जोतें होंगी तो इनके समाधान किस प्रकार होगा? कृषि का सामूहिकरण। इसके समाधान के तौर पर वो कृषि का सामूहिकरण करने की बात करते हैं। उनके द्वारा महाराष्ट्र में 1949 में जो कोटी सिस्टम था, एक प्रकार से बिचौलिए टाइप का सिस्टम था, उसको उन्होंने खत्म करने की बहुत भरपूर योगदान दिया। योगदान क्या? 1937 में उसको खत्म करने के लिए कानून लेके आए, लेकिन 1937 नहीं, 1949 में उस चीज को खत्म कर दिया गया। और वो पहले लेजिस्लेटर थे जिन्होंने इस प्रकार के बिल इंट्रोड्यूस किए कानून के अंदर, जो कि बिचौलियों की समस्या को समाधान करते थे, बिचौलियों को हटाने की बात करते थे। उनका कहना था कि किसान का संबंध होना चाहिए डायरेक्ट सरकार के साथ, बिचौलियों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब जो लो कैपिटल फॉर्मेशन की समस्या थी, सबसे पहले जान लेते हैं लो कैपिटल फॉर्मेशन की समस्या। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत की लगभग 80% आबादी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लगी हुई है, कृषि या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब जब बहुसंख्यक आबादी के पास बचते नहीं होंगी, तो वो अपने काम में, चाहे वो कृषक हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे कारीगर हो, या और भी प्रकार के, वो अपने काम में इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, इंप्रूवमेंट कैसे लाएंगे, अपनी ट्रेनिंग, अपनी पर्सनैलिटी, अपने अभिव्यक्ति के विकास पर कैसे खर्च कर पाएंगे? तो वो कहते हैं लो कैपिटल फॉर्मेशन की भारत में समस्या हमेशा से रही है। इस हेतु क्या चाहते हैं वो कि जो बिचौलिए हैं, कृषि क्षेत्र में बिचौलिए हैं, उनको खत्म कर दिया जाना चाहिए, ताकि कृषकों को लाभ हो। जमीन उसी की होना चाहिए जो उसको जोत रहा है। इस हेतु वो स्टेट सोशलिज्म, राजकीय समाजवाद की बात करते हैं। जो हमारा वीडियो रहेगा पॉलिटिकल फिलोसफर, उसमें हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जानेंगे कि किस प्रकार वो मार्क्स की भी आलोचना कर रहे हैं, मार्क्स के समाजवाद की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि मार्क्स के समाजवाद में हम जानते हैं कि हिंसा होती है। तो इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा समाजवाद
मार्क्सवादी समाजवाद की आलोचना की गई, लेकिन समाजवाद के जो मूल्य हैं, समाज कल्याण वाले, उनको उनसे आकर्षित होते हुए वो क्या कहते हैं कि स्टेट सोशलिज्म, राजकीय समाजवाद को अपनाया जाना चाहिए ताकि आम जनता का भरपूर कल्याण किया जा सके। इस हेतु उनके द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए। उनके द्वारा राजकीय समाजवाद का विचार प्रस्तुत किया गया, कृषि की समस्या के समाधान प्रस्तुत किए गए। उनको हम देखते हैं कि वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो महाराष्ट्र की सरकार है उसके बारे में हम देखें तो उसने जो अपनाया, जो कार्य किया, जो एग्रीकल्चर मॉडल अपनाया, वो बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेरित था। आप देख सकते हैं, न्यूज आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, एग्रीकल्चर मॉडल बाय अम्बेडकर, जो अम्बेडकर जी के द्वारा मॉडल सुझाया गया कि कृषि का सामूहिकरण किया जाना चाहिए, सहकारी कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये सभी बिंदुओं को उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अप्लाई किया गया। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो भारत का विभाजन संबंधी उनके विचार रहे, भारत के विभाजन संबंधी। अब आते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के राष्ट्रवादी संबंधित विचारों पर कि किस प्रकार भारत विभाजन पर उनके क्या विचार रहे, पाकिस्तान के मुद्दे पर उनके क्या विचार थे, कश्मीर के स्पेशल स्टेटस पर उनके क्या विचार थे। इन सभी बिंदुओं को हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान सभा में उनके द्वारा जो भाषण दिया गया, उनमें उन्होंने पाकिस्तान विभाजन, भारत विभाजन की आलोचना की। उनका मानना था कि भारत में रहकर ही माइनॉरिटीज के अधिकारों की वकालत की जानी चाहिए, और उन्होंने वकालत की। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 29 और 30 में माइनॉरिटीज के अधिकारों की बात की गई है कि माइनॉरिटीज के अधिकार तो सुरक्षित किए ही जाने चाहिए। इसी संबंध में अब सबसे पहले उनका देख लेते हैं भारत विभाजन। भारत का जो विभाजन था, इस संबंध में वो क्या विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो अपनी पुस्तक पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में जिक्र करते हैं कि किस प्रकार क्या समस्या हो रही हैं जिस कारण भारत का विभाजन स्वीकार करना ही पड़ेगा। उनके द्वारा बताया गया कि जो पाकिस्तान नाम के वायरस की जो पैदाइश की चौधरी रहमत अली के द्वारा, और उसको पूरे देश में फैलाया मोहम्मद अली जिन्ना ने, वो उस वायरस को आइसोलेट करने की बात करते हैं। वो आइसोलेट कैसा होगा कि वो अलग ही स्वीकार करना पड़ेगा, विभाजन स्वीकार ही करना पड़ेगा। विभाजन के संदर्भ में सरदार पटेल जी का भी यही बात रही कि सरदार पटेल जी भी कहते हैं कि जब जो 1 साल की सरकार थी, सम्मिलित सरकार थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों की, उसमें सरदार पटेल जी ने पाया कि अगर विभाजन को स्वीकार नहीं किया गया तो हमारे पास एक नहीं कई पाकिस्तान होंगे, और हर क्षेत्र में प्रत्येक कार्यालय में एक पाकिस्तानी शाखा होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर शरीर के किसी भाग में कैंसर हो जाए तो उसको काट देना ही उचित होता है, और उसी प्रकार हम सभी के दिल में भावना है ये कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए था। लेकिन व्यवहारपरक दृष्टिकोण से देखें, प्रैक्टिकल अप्रोच के तहत देखें, तो विभाजन होना भारत की एकता और अखंडता के लिए सही है, क्योंकि अगर वो लोग होते, चरमपंथी विचारों वाले, तो भारत की एकता और अखंडता के लिए हमेशा खतरा बना ही रहता। अब कश्मीर के मुद्दे पर आते हैं, कश्मीर समस्या पर। तो जो 350 अनुच्छेद 350 का जो स्पेशल स्टेटस कश्मीर को दिया गया, उस संबंध में वो क्या कह रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, भरपूर आलोचना कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि अगर कश्मीर के संदर्भ में कह रहे हैं कि हम कश्मीर की रक्षा करें। वो कह रहे हैं कि यू वांट इंडिया टू डिफेंड कश्मीर, कश्मीर के लोगों को अनाज भेजें, कश्मीरों को हमारे देश में पूरे भारत में बराबर अधिकार हो, लेकिन हमको अधिकार ना हो कश्मीर में, ये तो गलत नीति है। और जब ये कानून पारित किया गया, अम्बेडकर जी के द्वारा उस सेशन का बहिष्कार कर दिया गया और वो अनुपस्थित रहे। ये उनका कश्मीर के मुद्दे पर विचार थे। और जैसा कि हम वर्तमान में देखते हैं कि जो उन्होंने विचार दिए कि नहीं होना चाहिए स्टेटस, और हम पाते हैं कि वर्तमान में जब कश्मीर का स्टेटस हटा दिया गया, वो हटाना ही पड़ा, और हम देखते हैं कि आर्थिक डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि वो उनका मानना था कि अगर ये इस प्रकार के स्पेशल स्टेटस होंगे तो ये राजनीतिक क्षेत्रवाद को बढ़ावा देंगे, अलगाववाद को बढ़ावा देंगे। हमने देखा था कश्मीर के इतिहास में 1980 के बाद इंसर्जेंसी में बढ़ोतरी देखी गई, आतंकवाद में बढ़ोतरी देखी गई। कारण यही थे कि स्पेशल स्टेटस था, जिस कारण अलगाववाद को बढ़ावा मिला और क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला। अब आते हैं उनके राष्ट्रवाद। कुछ लोगों के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की आलोचना की जाती है कि वो अलग देश बनाने की मांग कर रहे थे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन वो सभी मांगें
देश के ही लोगों के अधिकारों की वकालत के तौर पर थी। वो देश के ही लोगों को, जो अछूत लोग हैं, जो शूद्र लोग हैं, उनके अधिकारों की बात कर रहे थे। अगर राष्ट्रवाद के संदर्भ में उनका विचार जाने तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि हमको अपनी क्रीड, अपनी नस्ल को राष्ट्र से नीचे समझना चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि है। जब उनसे पूछे गए कि भारत के भविष्य के बारे में वो क्या सोचते हैं, तो उन्होंने थोड़ी चिंता जाहिर की। उनकी चिंता ये थी कि जब लोग अपनी जाति, अपनी धर्म, अपनी क्रीड को देश से ऊपर समझ लगेंगे तो ये देश की एकता और स्वतंत्रता के लिए खतरा रहेगा। बोले तो कि राष्ट्र ऊपर माना जाना चाहिए, राष्ट्र के आगे सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। अब वो बोलते हैं कि अगर जो स्वतंत्रता हमको मिली है, जो स्वतंत्रता हमको मिली है उसकी रक्षा करनी है, तो हमको हमेशा अपने अहम को त्याग करना पड़ेगा, अपनी जाति, धर्म, क्रीड, नस्ल इत्यादि को त्याग करना पड़ेगा और भारतीयता का बोध अपने में प्रसारित करना पड़ेगा। वो बोलते हैं कि जिस दिन हम अपनी क्रीड, जाति को राष्ट्र से ऊपर समझने लगेंगे, वो देश की खतरा बनकर उभरेगा, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करेगा। और जब खतरा पैदा होगा, वैसे तो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा हमेशा कानून की वकालत की गई, अहिंसा की वकालत की गई और कानूनी दायरे में रहकर ही कार्य करने की बात की गई, हड़ताल इत्यादि। लेकिन वो इस समय क्या कह रहे हैं कि जब देश की स्वतंत्रता खतरे में ही पड़ जाए तब क्या करना है, तब अपनी लास्ट ब्लड, लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड, बोले तो अपनी खून की अंतिम बूंद तक देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ना है। इस प्रकार वो हिंसा, देश की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा के लिए हिंसा की भी बात कर रहे हैं। ये राष्ट्रवाद के संबंध में उनका विचार था कि किस प्रकार वो देश के एक सबसे प्रमुख राष्ट्रवादी नेता बनके उभर रहे हैं। कुछ लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल, नेहरू जी और महात्मा गांधी जी, इन सभी को कंपेयर करते हुए कहते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा, ये बड़े हैं वो छोटे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, तमाम सामुदायिक समूह के द्वारा ये आलोचना की जाती है, लेकिन ये सभी व्यर्थ है। क्योंकि जिस हम देखें तो महात्मा गांधी जी ने देश का राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक आधार प्रदान किया, एक राष्ट्र, नैतिक राष्ट्र का स्थापना करने में योगदान दिया। वहीं सरदार पटेल जी को देखें तो उन्होंने देश का एक भौगोलिक राष्ट्र, मतलब देश का एकीकरण किया, भौगोलिक भारत का निर्माण किया, देश की भौगोलिक संरचना की स्थापना की। अंबेडकर जी को देखें, अंबेडकर जी के द्वारा जो योगदान दिया गया वो राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में दिया गया कि एक देश की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार होना चाहिए। और जो नेहरू जी हैं, उनका मुख्य रूप से योगदान एक तो विदेश नीति के संदर्भ में जाना जाता है और दूसरा देश की आर्थिक विकास की नीति के संदर्भ में। सभी का योगदान बराबर है, सभी का योगदान देश के लिए आवश्यक है, सभी में एक दूसरे में पूरकता का संबंध है। देश के सभी महापुरुषों में ना तो कोई किसी से छोटा है, ना कोई किसी से बड़ा है। सभी के बीच में विचारगत अंतर्द्वंद होते हैं, द्वंद्व के होना ही चाहिए। एक स्वस्थ राजनीतिक प्रणाली, एक स्वस्थ देश के निर्माण के लिए विचारों में मतभेद होना जरूरी है, अलग अलग विचारों में। चीन के संदर्भ में हम देखें तो पाते हैं कि चीन में विचारगत विभेद कम थे। इस कारण क्या हुआ कि चीन का पहला राष्ट्रपति, आप मेरे दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा माओ जेडोंग वाले वीडियो में देखिएगा कि आप पाएंगे कि किस प्रकार जो राजनीतिक स्वतंत्रता की हनन होता है, राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होती जिन देशों में, वो डिजास्टर साबित होती है। और चीन का उदाहरण देखें तो चीन में लगभग 5 करोड़ लोग मारे गए, 5 करोड़ चीनी लोग मारे गए। और भारत पर किस प्रकार उन्होंने आंतरिक समस्याओं से प्रेरित होकर अपनी आंतरिक समस्याओं को दबाने के लिए भारत पर 1962 में हमला किया, ये आप उस वीडियो में आप देखिएगा। अब हम आते हैं जो अंबेडकर जी का विदेशी सामरिक विषय, रणनीतिक विषय, देश की सुरक्षा के संबंध में उनके द्वारा जो विचार दिए गए, तो उनको जानने से पहले हम देख लेते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ वो 1891 में हुआ। थोड़ा सा जान लेते हैं। 1891 14 अप्रैल 1891। उनकी मृत्यु कब हो रही है? 6 दिसंबर 1956। 6 दिसंबर 1956। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये भारत है, कुछ हिस्सा पीओके में है, लेकिन उस समय 1956 में उनकी मृत्यु हो रही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और तिब्बत पर चीन कब्जा कब कर रहा है? 1951।
मतलब जो तिब्बत पर आक्रमण है, चीन के द्वारा जो तिब्बत पर कब्जा किया गया, वो उनके कार्यकाल के दौरान हुआ। अब इन चीजों को हम इंटरलेट करेंगे थोड़ा आगे चल के, आप देखिएगा इन चीजों को वो नेहरू जी की आलोचना के तौर पर वो बोल रहे हैं, क्योंकि जो अंबेडकर जी ने उस समय विचार प्रस्तुत किए चीन के संदर्भ में, चीन की एग्रेसिव नीतियों के संदर्भ में, वो आज हमारे देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं। नेहरू जी ने नॉन अलाइंड मूवमेंट, नेम अर्थात गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। उसके कारण आज हम देखते हैं कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, अमेरिका से भी व्यापारिक संबंध है। केवल भारतीय नहीं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान भी भारत की इस नीति की बड़ाई कर चुका है कि किस प्रकार भारत रूस से भी सस्ता तेल खरीदता है और अमेरिका से भी संबंध स्थापित हैं। ये नेहरू जी की इनको हम नेहरू जी की नॉन अलाइंड मूवमेंट अर्थात गुटनिरपेक्षता की नीति के परिणाम के तौर पर देख सकते हैं। अंबेडकर जी के द्वारा उस समय जो चाइना की एग्रेसिव नीति थी उसकी आलोचना की जा रही थी, क्योंकि नेहरू जी का चाइना के प्रति थोड़ा फ्रेंडली रवैया था। वो हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों था, नेहरू जी ने चाइना के प्रति फ्रेंडली अप्रोच क्यों अपनाई। लेकिन अंबेडकर जी नेहरू जी की आलोचना कर रहे हैं कि चाइना की जो एग्रेसिवनेस है उसको काउंटर करने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, ये उस समय नहीं, वर्तमान में आर्टिकल छपे हैं, आर्टिकल के आधार पर ही मैं जानकारी दूंगा, सत्यापित जानकारी दूंगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर मूल रूप से जो पंचशील की नीति थी, जो पंचशील के संदर्भ में जो पंचशील की नीति थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1954 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा चीन के साथ पंचशील की समझौता किया गया। तो अंबेडकर जी क्या कह रहे हैं कि देयर इज नो रूम फॉर पंचशील इन पॉलिटिक्स। अंबेडकर जी कहते हैं कि राजनीति में पंचशील का सिद्धांत की कोई उपयोगिता नहीं है, वो धार्मिक सिद्धांत है। क्योंकि किस संदर्भ में कह रहे हैं कि जो चीन देश, अभी हमने देखा 1951 में तिब्बत पर आक्रमण किया, तिब्बत पर इतना नरसंहार किया उन्होंने, बहुत हिंसक नीतियां अपनाई, दमनकारी नीतियां अपनाई। तो अंबेडकर जी भी यही कह रहे हैं कि जो देश तिब्बत के प्रति, अपने ही नागरिकों के प्रति इतना क्रूर हो सकता है, आप उससे शांति और दोस्ती की अपेक्षा कैसे रख सकते हैं। वो उसके एग्रेसिव रवैये की प्रति अपनी भविष्यवाणी करते हैं कि चाइना का एग्रेसिव रवैया हमेशा बरकरार रहेगा। अगर हम चाइना से अभी कठोरता से नहीं निपटेंगे तो भविष्य में खतरा बन के उभर सकता है। जैसे कि हम जानते हैं 1962 में चीन के द्वारा भारत पर हमला किया गया। भारत की मेरे वीडियो दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा माओ जेडोंग और 1962 वाले युद्ध में वाले वीडियो में देखना, तो आपको पता चलेगा कि भारत शुरुआत में आर्थिक बहुत उन्नति कर रहा था, लेकिन चीन में लोग मारे जा रहे थे, अकाल पड़ रहा था, जिसके कारण चीन ने हमला किया। तो अंबेडकर जी कहते हैं कि हमको थोड़ा सा अमेरिका के प्रति, अंबेडकर जी कह रहे हैं कि थोड़ा सा हमको अमेरिका के प्रति रुझान बढ़ाना चाहिए, अंबेडकर के प्रति थोड़ा सा अमेरिका के प्रति टिल्ट होना चाहिए। उस समय नेहरू जी के द्वारा अमेरिका से तटस्थ रहने की नीति अपनाई गई, रूस से भी तटस्थ रहे। उन्होंने कहा नेहरू जी ने कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अंबेडकर जी क्या कह रहे हैं कि थोड़ा सा टिल्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हमको रक्षा पर खर्च को बढ़ाना चाहिए। अंबेडकर जी के द्वारा 2 बिंदु दिए गए कि रक्षा पर खर्च को बढ़ाना चाहिए, और दूसरा चीन के प्रति चीन का जो एग्रेसिव बिहेवियर है उसको काउंटर करने के लिए वो क्या कहते हैं कि एशिया में एक लीग ऑफ नेशंस, मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूं, वो एशिया में लीग ऑफ नेशंस, एशिया एक लीग ऑफ डेमोक्रेसीज, एक लीग ऑफ नेशंस टाइप से एक संस्था, एक समूह स्थापित करने की बात करते हैं। और वर्तमान में हम देखते हैं कि क्वाड, देर सवेर हमको क्वाड की स्थापना करनी पड़ी। और वो क्या कह रहे हैं कि चीन के एग्रेसिव बिहेवियर को काउंटर करने के लिए हमको एशिया में और उसके पार भी, एशिया के पार भी हमको डेमोक्रेसीज, लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज का एक समूह बनाना चाहिए जो कि काउंटर करे चीन को। और हम देखते भी हैं वर्तमान में क्वाड की स्थापना की गई। ऑफिशियली इसका मकसद व्यापार वगैरह है, नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। ऑफिशियल इसका जो उद्देश्य है वो चीन को काउंटर करना नहीं है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इंडो पैसिफिक और चीन को काउंटर करने के लिए, इंडो पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को स्थापित करने के लिए क्वाड की स्थापना की गई। क्वाड जैसे कि हम सभी जानते हैं 4 देशों, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, इन 4 देशों का समूह है। मूल मकसद क्या है? चीन को काउंटर करना। तो उस समय भी अंबेडकर जी के द्वारा एक बात की गई कि एक तो हमको रक्षा पर बजट बढ़ाना चाहिए,
यूएस से थोड़ा सा निकटता बढ़ानी चाहिए, और दूसरा लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज को साथ में लाकर एक समूह बनाना चाहिए ताकि हम चीन के एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि नेहरू जी ने जो नीति अपनाई नॉन अलाइन मूवमेंट की, वो क्यों अपनाई। तो हम जानते हैं, आपने मेरे वीडियो चीन ताइवान वाले जो वीडियो था उसमें आपने देखा कि चीन के अंदर मूल रूप से दो पार्टियां थी, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, एक कम्युनिस्ट थे और एक राष्ट्रवादी थे। तो हम जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में चीन द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ, जापान हारा 1945 में। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने यूएसएसआर से सहयोग करके, उस सहयोग लेके चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना की। अब नेहरू जी ये दौर है 1950 के लगभग का, ये दौर है 1950 के लगभग का। तो उस दौरान नेहरू जी ने क्या किया, नेहरू जी जानते थे कि चूंकि यूएसएसआर की सहायता से ही कम्युनिस्ट स्थापित किए शासन, अभी यूएसएसआर और चीन में मतभेद नहीं है। अगर नेहरू जी का मत था कि अगर इस समय हम चीन से दुश्मनी ले लेते हैं जबरदस्ती की, तो क्या होगा कि खतरा रहेगा कि यूएसएसआर हमारा दुश्मन ना बन जाए। अमेरिका चूंकि हम देखते हैं काफी दूर स्थित है, नेहरू जी भी यही दूरदर्शिता जानते थे कि इस समय रूस को दोस्त बनाना जरूरी है। और हम पाते हैं कि जो बचपन में दोस्त बन जाते हैं वो जिंदगी भर दोस्त रहते हैं। जो शुरुआत में रूस के प्रति हमारी दोस्ताना रवैया अपनाया गया, रूस दोस्त बन गया। जब रूस और चीन के बीच विवाद बढ़े तो चीन को भी हमने हैंडल किया, लेकिन रूस के साथ जो निकटता रही वो आज भी फलीभूत हो रही है। ये नेहरू जी के कुछ विचार थे। उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट की क्यों माना, और हमने बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो नेहरू जी की आलोचना की गई उस चीज को भी देखा हमने ऑफिशियल तरीके से, वेरीफाइड सोर्सेस के तौर पर हमने सभी चीजों को डिस्कस किया। बाबा साहब अम्बेडकर को हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया आज, चाहे उनका वो राजनीतिक क्षेत्र रहा हो, सामाजिक क्षेत्र रहा हो, आर्थिक क्षेत्र रहा हो। उनके राष्ट्रवादी विचारों को भी जाना कि किस प्रकार वो एक सबसे बड़े देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादी नेता के तौर पर वो अपना योगदान दे रहे हैं, एक आधुनिक राष्ट्र के निर्माण के तौर पर अपना योगदान दे रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा उनको सवर्ण विरोधी करार दिया जाता है। आज भी समाज में आप देखें तो उनको, बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को नकार दिया जाता है, उनको सवर्ण विरोधी की संज्ञा दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने पूरे डिस्कशन में देखा किस प्रकार उन्होंने एक आधुनिक राष्ट्र की स्थापना की बात कही। सवर्ण और अवर्ण, दलित, सवर्ण, ये सभी बिंदु समाज के अंदर आते हैं, देश के अंदर हैं, देश से ऊपर कुछ नहीं है। जब राष्ट्रवाद की बात हो रही थी तो वो बोलते हैं कि हमको क्रीड, अपनी जाति को देश से नीचे समझना चाहिए, देश सर्वोपरि है। उन्होंने देश के निर्माण की बात कही तो सवर्ण विरोधी होने का कोई मुद्दा ही नहीं उठता। उन्होंने पूरे देश को स्वस्थ करने की बात कही। जब पूरा देश उन्नति करेगा तो पूरा समाज उन्नति करेगा। वो सामाजिक स्थापना की बात करते हैं। ये वही सोच है जो देश को, जिस सोच के कारण हमारा देश टूटा, जिस सोच के कारण हमारा देश गुलाम हुआ। अंबेडकर जी ही नहीं, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, सवर्ण समाज, सामाजिक असमानता के ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी जी भी समान राय रखते थे। अंबेडकर के समान ही उनका भी मानना था कि वर्ण व्यवस्था की कठोरता के कारण हमारे देश में सामाजिक उदासीनता आती गई, लोगों पर अधिकार नहीं थे, लोगों के पास अधिकार नहीं थे लड़ने के। विदेशी लुटेरों को इकट्ठा करते हुए आए। आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत फेमस भाषण है। अंबेडकर जी ने भी यही देश में जो भरपूर स्थापना करने की कोशिश की, एक राजनीतिक एकता स्थापित हो जाए, सामाजिक एकता स्थापित हो जाए। और कैसे हो? समानता की स्थापना के द्वारा, सामाजिक समानता की स्थापना के द्वारा, आर्थिक समानता की स्थापना के द्वारा। उनका मानना था बाबा साहब अम्बेडकर जी का कि जब तक, एक और है स्वतंत्रता, एक और है समानता, और एक और है बंधुत्व। तो इन सभी के महत्व को बताते हुए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि स्वतंत्रता विहीन समानता, स्वतंत्रता विहीन समानता। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता विहीन समानता व्यक्तिगत पहलों को नष्ट करती है, इनोवेशन को घटाती है। कि अगर स्वतंत्रता नहीं होगी, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगी, व्यापारिक स्वतंत्रता नहीं होगी, तो हम कितनी भी समानता स्थापित कर दें वो व्यक्तिगत पहलों को नष्ट करेगी। जैसा कि हम मार्क्सवाद में देखते हैं, ये मार्क्सवाद का मूल विचार है कि समानता की स्थापना करो और आर्थिक स्वतंत्रता का हरण करो। अब इसी क्रम में उनका हम विचार देखते हैं कि समता विहीन स्वतंत्रता।
समता विहीन स्वतंत्रता। तो वो कहते हैं कि समता विहीन स्वतंत्रता भी बेकार है, क्योंकि समानता नहीं होगी, वो स्वतंत्रता होगी, जो कि पूंजीवाद का उदाहरण है। मतलब समानता नहीं, समानता स्थापित नहीं करेगा देश, स्वतंत्रता होगी, जिसके कारण क्या होगा, बाबा साहब अम्बेडकर मानते हैं कि कुछ लोगों का बहुसंख्यकों पर शासन होगा, आधिपत्य हो जाएगा। और हम क्या पाते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, उसमें भी और भारत में भी ये लक्षण परिलक्षित होने लगे हैं कि जो 1% टॉप के अमीर हैं, उनके पास देश के 32% संपत्ति पर अधिकार है। ये उनके विचार थे कि जब तक समानता नहीं होगी, स्वतंत्रता रहे, ये भी बेकार है। और इसी संबंध में समानता स्वतंत्रता की वकालत करते हुए वो बोलते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है बंधुत्व, सामाजिक सौहार्द। अगर बंधुत्व नहीं होगा तो स्वतंत्रता और समानता का कोई अर्थ नहीं है। स्वतंत्रता और समानता अपने वास्तविक मार्ग से भटक जाएंगी अगर बंधुत्व नहीं होगा। हम भी देखते हैं कि जब देश में सामाजिक समरसता नहीं होगी, देश में सामाजिक विभाजन होंगे, तो भले ही लोगों की इनकम है, लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन देश कमजोर होगा। इसी संबंध में अजीत डोभाल जी भी वर्तमान में यही बात करते हैं कि अगर हमको विदेशी प्रतिद्वंद्वी, हमारे दुश्मन शत्रु से मुकाबला करना है, तो सबसे पहले हमको आंतरिक तौर पर स्थिर और मजबूत होना चाहिए। आंतरिक तौर पर स्थिर और मजबूत। आपने देखा कि किस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर, जो उनके विचार थे, बहुत आधुनिक थे, आज भी देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं, तब भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। आज की क्लास में इतना ही। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।